दोस्तों, सोचिए कि किसी दिन ऐसा हो जब सिर्फ आपके सिटी की नहीं बल्कि पूरे स्टेट या फिर आधी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, मतलब बिजली चली जाए, वो भी पूरे एक दिन के लिए नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ये भी पता ना चले कि किस वजह से पावर कट हुआ था। तो कैसा होगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था यूक्रेन में। तो आइए जानते हैं हिस्ट्री का सबसे पहला और बहुत ही पावरफुल पावर ग्रिड हैकिंग क्राइम, और कौन था इसके पीछे। पावर ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ सबसे बड़ा हैकिंग क्राइम। सो इट्स टाइम टू क्लियर द मिथ अबाउट हैकिंग एंड हैकर्स। मतलब अभी तक हमने यही सारे वीडियोस देखे कि आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर इतना ही नहीं है हैकिंग। हैकर्स कुछ भी हैक कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डाउन कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के शेयर मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, उनके पावर प्लांट को टारगेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हैकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइबर एजेंट्स। आज हम बात करेंगे यूक्रेन में हुए पावर ग्रिड अटैक के बारे में, मतलब तीन बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे हुए साइबर अटैक के बारे में। 23 दिसंबर 2015 का दिन था जब यूक्रेन के रीजनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तीन कंपनी थी, उसमें हर रोज के जैसे ही सब काम चल रहा था। कुछ एम्प्लॉय अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक कंपनी में काम कर रहे सिस्टम पावर ऑपरेटर, मतलब एडमिन कह सकते हैं हम उसे, कि कंप्यूटर के माउस का कर्सर अचानक अपने आप मूव होने लगा। पॉपअप विंडोज ओपन होने लगी, मतलब जो पावर ग्रिड को कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम्स थे, जो सॉफ्टवेयर थे, वो अपने आप ओपन होने लगे और पावर कट होने लगे। देखते ही देखते तीनों कंपनीज के अंडर आने वाले सारे एरिया में, मतलब यूक्रेन के बहुत सारे स्टेट में पावर कट हो गया। कंपनीज के एम्प्लॉय हेल्पलेसली अपने कंप्यूटर्स में कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ हेल्पलेसली अपने कंप्यूटर्स को देख रहे थे, क्योंकि हैकर्स ने सिस्टम एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दिया था। जब उन्होंने पहला हैक किया, जब उन्होंने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया, तब उन्होंने सबसे पहला काम पासवर्ड को चेंज कर दिया एडमिन का। सो ये पावर कट 1 से लेकर 6 घंटे तक चला था। इसी दौरान कंपनीज के वर्कर्स को सारे सबस्टेशन पे जाके मैन्युअली पावर ऑन करना पड़ा था। इसी काम में करीबन 6 घंटे लगे थे और आधा यूक्रेन परेशान था पावर आउटेज की वजह से। और वैसे देखा जाए तो बिजली सिर्फ 6 घंटे तक ही बंद हुई थी, जो इंडिया के लिए आम बात है, और यूक्रेन की तीनों कंपनीज को पहले जैसे फुली फंक्शनल होने के लिए 2 महीने लग गए थे। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या हुआ था। अब जानते हैं कि ये साइबर अटैक कैसे हुआ था। साइबर अटैक था, या फिर अक्सर साइबर क्राइम रिलेटेड मूवीज या हमने जनरली देखा है मूवीज में कि हैकर्स कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, मतलब बहुत ही वेल डिजाइंड सॉफ्टवेयर यूज होता है, ऐसा कुछ था। तो इसका जवाब है, ये बिल्कुल भी मैजिकल नहीं था, ये कोई जादू नहीं था। इस साइबर अटैक को करने के लिए हैकर्स ने 6 महीने इंफॉर्मेशन गैदर की थी। मतलब कि चोरों की आसान भाषा में कहा जाए तो उन्होंने 6 महीने तक इन सब कंपनीज पर नजर रखी थी, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जैसे कि पावर सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है, कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से सिस्टम्स और कौन से सर्वर का यूज कर रही है। उसके बाद उन्होंने एक पावरफुल मालवेयर बनाया जिसका नाम था ब्लैक एनर्जी 3 मालवेयर। अगर आपको नहीं पता है कि मालवेयर क्या होता है तो आप गूगल या यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको मालवेयर पर अलग से वीडियो बना के समझाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही वाइटल टॉपिक है। तो अब ब्लैक एनर्जी 3 मालवेयर को उन्होंने एक मेल में अटैच करके उन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के एम्प्लॉइज के मेल आईडी में मेल भेजा था। जैसे ही कंपनीज के एम्प्लॉइज ने मेल ओपन किया, वो मालवेयर उनके कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो गया और कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर्स के पास चला गया। इस टेक्निक को हैकिंग वर्ल्ड में स्पीयस फिशिंग कहते हैं। हमने फिशिंग अटैक पर पहले से ही वीडियो बनाया है, आप उसे हमारी चैनल पे देख सकते हैं। तो हैकर्स के ग्रुप ने स्पीयर फिशिंग का इस्तेमाल करके ये पूरा क्राइम किया था। हैकर्स ने रिमोटली तीनों कंपनीज के कंप्यूटर से पावर कट करना शुरू किया और देखते ही देखते आधा यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये तीनों कंपनीज, मतलब ये तीनों बड़ी और पावरफुल यूक्रेन की कंपनीज थी जो पावर ग्रिड को चलाती थी, क्या इनकी सिस्टम और सिक्योरिटी इतनी वीक थी, क्या उनके सॉफ्टवेयर्स और उनकी एप्लीकेशन इतने आउटडेटेड थे, या उन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का यूज नहीं किया था? तो अगर आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये सही है, तो ये सही नहीं है। इसका जवाब है नहीं। इन कंपनीज की सिस्टम यूएस की कंपनीज की सिस्टम से भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर थी। अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ उनका पावरफुल नेटवर्क था।
पावरफुल फायरवॉल लगे हुए थे जो हाईली सिक्योर थे, फिर भी उतने नहीं थे कि इस अटैक को रोक पाए। इतनी पावरफुल इक्विपमेंट्स एंड नेटवर्क के बावजूद इस पे सक्सेसफुल अटैक हुआ था। तो हमने ये तो जान लिया कि अटैक कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और पूरा मोटिव क्या था, पर ये अटैक हुआ कैसे, मतलब मेन रीजन क्या था। तो मेन रीजन ये था कि उन्होंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज नहीं किया था। मतलब जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे थे वहां, सिस्टम एडमिन, उन्होंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज नहीं किया था। और वही रीजन था कि अटैकर्स को उनके क्रेडेंशियल को हैक करने की परमिशन मिल गई थी। एक्सपर्ट्स की राय में ये अटैक ब्रिलियंट अटैक था, जो कि वेल प्लान्ड, वेल ऑपरेशनल एंड वेल लॉजिस्टिक, वेल एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें अटैक की प्लानिंग, उसके बाद अटैक को परफॉर्म करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करना, वो बहुत ही ब्रिलियंट था। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इस पूरे अटैक की बहुत ही तारीफ की थी, क्योंकि हैकिंग करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ टफेस्ट टास्क। क्योंकि किसी भी सिस्टम या किसी भी नेटवर्क की, मतलब सबसे सिक्योर नेटवर्क को तोड़ना, उनको ब्रेक करना और फिर उनके सिस्टम में जाके उनकी फाइल्स ले लेना, उनके सिस्टम पे पूरा कंट्रोल करना, जस्ट इमेजिन, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, बट इट इज रियली टफ, इट्स रियली रियली टफ। यूक्रेन के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के रिपोर्ट के हिसाब से अटैक के पीछे रशिया का हाथ है, ऐसा माना जाता है, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिससे कि ये कहा जा सके कि इस अटैक के पीछे रशिया ही था। पहले इनिशियल स्टेज पे ये सब इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स के ग्रुप ने शुरू किया होगा, और फिर आगे जाके नेशनल स्टेट अटैकर्स और ये कहे कि स्टेट अटैकर्स ने परफॉर्म किया था। तो हमने ये तो जान लिया कि अटैक क्या था, कैसे हुआ था, कौन था इसके पीछे, बट अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फ्रॉम साइबर एजेंट्स की, अब इन सारी चीजों से बचा कैसे जाए। क्योंकि रिमेम्बर, जरूरी नहीं है कि हैकर्स आपका सिर्फ अकाउंट ही हैक कर सकते हैं, हैकर्स पूरी बैंक भी हैक कर सकते हैं, हैकर्स पूरे सिस्टम हैक कर सकते हैं, पूरा नेशन के सारे बहुत सारे सिस्टम हैक कर सकते हैं। हैकर्स नासा और पेंटागन जैसे पावरफुल सिक्योरिटी जहां पे रहती है, नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रहती है, अगर उसे भी हैक कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि ऐसे अटैक से हम कैसे बचें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कीजिए, हर एक जगह पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपके डिवाइस पे ओटीपी आएगी तो आपको पता रहेगा, और जब तक वो ओटीपी आप नहीं डालोगे, मतलब जब तक आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में ओटीपी नहीं जाएगा, तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। यूज प्रॉपर फायरवॉल मैकेनिज्म इन योर सिस्टम, अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल ऑन नहीं है तो उसे ऑन कीजिए, आपके नेटवर्क पे पावरफुल फायरवॉल लगाइए। यूज लाइसेंस्ड वर्जन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। हाँ, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि वो अपने सिस्टम में टेम्पररी 6-7 दिनों के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं, मतलब टेम्पररी बेस पे। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि एंटीवायरस कंपनीज की आप, मतलब उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते। तो हमेशा लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर का ही यूज कीजिए। यूज पावरफुल पासवर्ड फॉर योर सेंसिटिव अकाउंट्स, आपके जितने भी अकाउंट्स है उसमें पावरफुल पासवर्ड का यूज कीजिए, ना कि आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपकी कोई बर्थडे या कोई ऐसा चीज जिसे इजीली हम गैस कर सके, हैकर्स गैस कर सके या साइबर क्रिमिनल्स आराम से उसे गैस कर सके। यूज पावरफुल एनक्रिप्शन मैकेनिज्म फॉर योर सेंसिटिव डेटा। ज्यादातर हम अपने आजकल के जमाने में लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रख रहे हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, डिजी लॉकर हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर कितने सिक्योर है ये आपको और मुझको नहीं पता है, ठीक है, पर मैं यही कहूंगा कि अगर आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं, मैं इस चीज को सपोर्ट भी कर रहा हूं। सो हमेशा अच्छी सिक्योरिटी का यूज करके रखे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा, मतलब अलग से कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोटेक्शन दे रहा है तो उस सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए, बट उस सॉफ्टवेयर का यूज करने से पहले भी उस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से जान लीजिए। एंड नेवर डाउनलोड एनी अटैचमेंट विदाउट योर वेरिफिकेशन। हमने ये देखा कि ये पूरा क्राइम कैसे हुआ था। उन्होंने ईमेल में जो डॉक्यूमेंट अटैच था वो डाउनलोड किया और मालवेयर इंस्टॉल हो गया, ब्लैक एनर्जी 3 मालवेयर। अगर उन्होंने वो ईमेल में वो डॉक्यूमेंट, मतलब वो अननोन डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं किया होता तो ये पूरा क्राइम होता ही नहीं। तो वैसे ही हमने हमारे पहले वीडियो में भी यही कहा था कि इंडिया के अगेंस्ट एक फिशिंग अटैक प्लान हुआ था और कैसे होगा, और ज्यादातर फिशिंग स्कैम ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पता नहीं है कि ये मेल आईडी किसका है या कहाँ से मेल आया, या अननोन मैसेज हो, फिर वो टेक्स्ट हो, वॉइस हो, कोई भी मैसेज हो, उसे आपकी भी जानकारी के बिना कभी भी
डाउनलोड या ओपन या सुनने की कोशिश मत कीजिएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक करना मत भूलना, और हाँ, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से रिलेटेड ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।